बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। और आप देख रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। बड़े ज़बरदस्त और एक्साइटिंग मैचेस हुए प्ले ऑफ के और अब क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है। इस पर डिस्कशन करेंगे बड़ी लंबी, क्योंकि 3-4 दिन का गैप आया। उस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एज़हार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। बहुत और उनका साथ दे रहे वन एंड ओनली शहरयार वड़ाइच। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक। आप एक्साइटेड हैं? मैं कहता हूँ आस्ता आस्ता जो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता चला जा रहा है, ख़ास तौर पे जो मोरक्को की विक्ट्री के बाद जो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा वो तो शायद किसी भी मैच में उतना नहीं आया। खैर सारी डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करें, मेरा ख्याल है जो लास्ट मैच हुआ पुर्तगाल वर्सेस स्विट्ज़रलैंड, बड़ा आस उम्मीद थी। स्विट्ज़रलैंड बड़ी अच्छी फ़ुटबॉल खेल रही थी और पुर्तगाल ओबियसली ये भी एक अच्छा नाम और बड़ी टीम थी, लेकिन इतना वन साइडेड होगा, क्या लगता है आपको कि ये क्या ऐसा उन्होंने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली या स्विट्ज़रलैंड ब्लो बार खेले? मेरे ख्याल में जो पोर्चुगल की अगर हम फुटबॉलिंग हिस्ट्री देखें तो ये एक बहुत ही डिसाइसिव मैच है। उसकी वजह ये है कि रोनाल्डो का जो इनके ऊपर एक हवा बना हुआ था या साया छाया हुआ था, उससे ये निकल आए हैं। अच्छा, आप देखेंगे उस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं खेला। हम जहाँ रोनाल्डो और मेसी की बात करते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये लोग भी इंसान हैं और ये अपने उम्र के उस हिस्से में है जहाँ शायद इनका डाउनवर्ड ग्राफ शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल ऐसे ही। 35-36 साल की उम्र में दोनों। तो ये पोर्चुगल के कोच का बहुत ही दलेराना फैसला था कि उन्होंने रोनाल्डो को बेंच किया और उसकी जगह एक नया लड़का जिसका आज तक किसी ने नाम नहीं सुना था, बिल्कुल। रैमोस 21 साल का लड़का है, बेनफिका से खेलता है और अभी उसकी कोई इतनी पुरानी पेडिग्री नहीं है। उसको उन्होंने मौका दिया और उसने प्रूव किया। और ये फुटबॉल में बारहा देखने को मिलता है, इवन क्रिकेट में भी, बाकी स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलता है। कुछ टीम में एक ही प्लेयर पे बहुत ज़्यादा अपना इन्हसार करी होती है, लेकिन जब वो उसकी जगह निकाल के बाकी ओवरऑल टीम जेल इन करती है और अपने ज़्यादा उसको जब वो नहीं खेलता या उसको आप बेंच करते हैं, उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स होते हैं दे टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे टेक मोर इनिशिएटिव, they get out of the shadow of that player and they tend to perform better as a team। और यही हमें नजर आया पोर्चुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड वाले मैच में। उसमें यार आप भी बताइए, रैंकिंग का बहुत थोड़ा डिफरेंस था और स्विट्जरलैंड बड़ी अच्छी सीजन साइड मानी जाती है और जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल वो खेलते हैं समहाउ सिमिलर भी है, यूरोपियन स्टाइल जिसे हम कहा जाता है। बट इतना बड़ा डिफरेंस, जैसे इजहार ने कहा कि बहुत अच्छी खूबसूरत उन्होंने खेली फुटबॉल, उसकी रीज़न जो नज़र आई कि उनके मेन प्लेयर नहीं थे। तो आपको लगता है रोनाल्डो का ना होना रीज़न थी, कोई दूसरी गेम प्लान थी, या उनकी ओपोनेंट की सारी प्रिपरेशन रोनाल्डो के अकॉर्डिंगली थी, जो नए बंदे आए उनके ऊपर उनकी ऐसा मार्किंग नहीं थी या गेम प्लान नहीं थी, ये रीज़न बनी? देखिए, कुछ दिन होते हैं किसी टीम के बहुत ही अच्छे। आज जिस तरह हमने 6-2 इंग्लैंड ने जब ईरान को हराया था तो उसका बहुत ही अच्छा मैच था। इसी तरीके से पोर्चुगल का एक बहुत ही अच्छा मैच था। रोनाल्डो होना या ना होना वो एक अलग डिबेट है। आई थिंक मैं इजहार की बात से एग्री ज़रूर करता हूँ कि इट इज़ गुड फॉर पोर्चुगल फुटबॉल इन एज अ होल कि रोनाल्डो के बेंच होने के बावजूद इतनी अच्छी क्लिनिकल परफॉर्मेंस देना, क्यों तो दैट गोज़ टू शो अ लॉट फॉर दी अदर पीपल जो टीम के अंदर हैं। उसके साथ साथ आई डू नॉट थिंक दैट स्विट्ज़रलैंड ने भी जो है वो अपने कैलिबर के ऊपर खेला है। वो भी कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो काफ़ी डिफेंसिव लैप्सेस उन्होंने किए हैं, जिसकी वजह से उनको ईजी स्कोरिंग चांसेस मिले। इवन तो जो पहला गोल था वो तो दैट वाज जस्ट शेयर इम्पॉसिबल और शेयर लक या फिर शेयर कहते हैं वो एक नीडल के अंदर से जो धागे डालने वाली बात है, वो बहुत ही लकी कह लें, बहुत ही क्लिनिकल कह लें, बट दैट वाज अ वेरी ब्रिलियंट गोल। मेरे ख्याल है कीपर की कमज़ोरी भी है। मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो अच्छे क्वालिटी कीपर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो नियर पोस्ट पे बीट नहीं होते, चाहे जैसी मर्जी शॉट। बिल्कुल ऐसे ही। तो कीपर भी सरप्राइज हो गया। मेरे ख्याल में उसको सेव करना चाहिए था। करूंगा, अगर आप इसको गौर से देखें तो जिस जगह से, जिस लिटिल एंगल से बॉल जा रही है अंदर, मेरे ख्याल है उसका हाथ भी नहीं पहुंच सकता विद द पेस। हाँ, पेस बहुत ज्यादा था शॉट में थी। जीरो एंगल भी क्या कहा जा सकता है जहाँ से उसने हिट किया, वो शायद एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था सबसे बड़ी, क्योंकि उसने शायद इतना नैनो सेकंड की वो उसको टाइम मिला और इसमें वो शायद अपने रिफ्लेक्सेस भी शो नहीं कर पाया। नॉर्मली इस तरह की पोजीशन पे अगर डिफेंडर आपके बिल्कुल साथ हो तो आप बॉल को जो है ना वो टुवर्ड्स द बाई लाइन जो है वो लेके जाने की कोशिश करते हो, क्रॉस करने की कोशिश करते हो। इसीलिए वो ही डिड नॉट मेक अ चैलेंज। डिफेंडर ने भी चैलेंज नहीं किया, अपनी लेग आउट टिल द लास्ट सेकंड वो नहीं की, और जब की तो उस टाइम पे बॉल जा चुकी थी और वो बहुत हल्का सा। दैट जस्ट गोज टू शो के it was very surprising for everybody। Yes। तो
और मेरे ख्याल उन्होंने भी चांस लिया, एक ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। नहीं, दिस वाज अ ब्रेकआउट गेम फॉर रैमोस। और इसमें क्रेडिट जाता है पेपे को, एक तो उसने रन बनाया, और हमेशा हेडर्स में या कॉर्नर्स पे टाइमिंग ऑफ द जंप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Yes. आपने टाइम अपने जंप को ऐसे टाइम करना होता है कि आप अपने डिफेंडर को ऊपर डिफेंडर से ऊंचा जंप कर सकें, बिल्कुल ऐसे ही। और उसको टाइम इस तरह करना होता है कि जो बॉल आ रही है उसको इम्पैक्ट को आपकी बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो बॉल जी। तो उसकी टाइमिंग ऑफ द जंप बहुत इंपॉर्टेंट थी इस गोल में, और जंप करने के बाद उसने प्लेस बहुत अच्छा किया और पावर भी थी बहुत अच्छा। ये उस तरह के गोल थे जिस तरह पेपे पहले रियल मैड्रिड से खेलता था, तो यू वुड सी अ लॉट ऑफ दीज हेडर्स इन हिज रियल मैड्रिड टाइम। अब वो वापस एफसी पोर्टो में चला गया, जो उसकी पे इवन रोनाल्डो ने हेडर में बहुत गोल्स हमें बड़े यूनिक, अगर अक्सर हम देखें तो बड़े खूबसूरत गोल्स हमें देखने को मिलते हैं कि उसने हेडर के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप लेता, बाकी सबसे डिफेंडर से बहुत बड़ा जंप लेता वो। एक और जो बड़ी क्रूशल चीज़ थी, अगर कोई प्लेयर खड़ा हो उसको मार्क करना आसान है। आप देखें कि वो गोल के पेनल्टी बॉक्स के एज से आगे आया है, उसने रन बनाया, और उस जो D5 यार्ड वाला सर्कल है उसको उसके एज पे आके उसने जंप किया, जंप करके, और टाइमिंग ऑफ द जंप बहुत इंपॉर्टेंट थी और प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस दूसरा आपने कहा कि जो रन करने की वजह से एक मोमेंटम मिला उसको, मोमेंटम से आपको फिर वो हेड मारने से उस पर स्पीड भी, आपका पेस भी बॉल का भी बढ़ा, और जिसकी वजह से कीपर के पास क्रेडिट जाता है कॉर्नर को, उसने बहुत ही सही जगह पे बॉल फेंकी, उसमें जो स्विंग भी थी, पेस भी थी, और दिस इज द सॉर्ट ऑफ डिलीवरी दैट स्ट्राइकर्स और इवन एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू। एक्यूरेसी उसकी बहुत ज्यादा थी, प्रिसाइज बहुत था, बहुत है। इसमें होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी ये कॉर्नर की जो पोजीशनिंग है वो थोड़े से कीपर की तरफ होती, तो कीपर फिर जो है वो अपना रन ले लेते हैं एंड दे ट्राई टू कैच द बॉल, और जिस टाइम पे कीपर आ जाए वो पुश करके दूर कर देते हैं डिफेंडर से। तो अगर क्योंकि वो कीपर को उसकी रीच ज़्यादा है, तो अगर वो आ जाए बॉल के लिए तो देयर इज वेरी लिटिल दैट द अटैकर कैन डू, अगर वो क्राउड आउट ना हो जाए तो। ऐसा ही है। तो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू पेपे एंड जी। हम टीम से गुजारिश करते हैं दूसरा नेक्स्ट गोल भी दिखाएं ताकि उस पर भी आप लोगों की एक्सपर्ट राय ली जा सके। ओवरऑल थोड़ा आपको लगता नहीं है कि कीपर की लैकनेस भी नजर आई, उसकी कुछ उसकी वीकनेस भी नजर आई स्विट्जरलैंड के गोलकीपर की भी? ये गोल, इस पे क्या किया जा सकता है, इतना उसका प्रिसाइज रन था, प्रिसाइज प्लेसमेंट थी। कैन डू इज के देखिए दो चीजें की जा सकती हैं, वो पहले ही अपने बिल्कुल पोस्ट के साथ लगाओ, बट दैट ओपन्स अपने आप को कहीं ना कहीं अपने पोस्चर को ऐसा रखना पड़ता है। अच्छे कीपर की अगर हम बात करेंगे, अभी आगे हम चल के करेंगे मोरक्को के कीपर की, अगर आप उसकी मूवमेंट देखें तो आपको क्लियर एक डिफरेंस नजर आएगा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कीपर के अंदर दूसरे के अंदर, कि वो कितना फ्लेक्सिबल रहता है, अपने टोस पे खड़ा होता है कि मैं इधर साइड अगर मुझे मूव करना पड़े, जंप करना पड़े, तो वो इंपॉर्टेंस रखता है। मेरे ख्याल ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। ये दे डू मैटर, बट अगर इस गोल की बात करें तो यहाँ पे देयर इज ओनली टू थिंग्स दैट ही कैन डू। यहाँ वो जिस जगह पे खड़ा है वो उधर ही हो, या वो बिल्कुल अपनी गोल के साथ आ जाए, बट गोल के साथ आएगा तो दैट एक्सपोजेस हिम फॉर बड़ा मार्जिन मिल जाएगा। क्रॉस के अगर वो बॉल थोड़ा सा आगे जाती है तो वहाँ से कोई कर सकता है। जो क्रॉस है उसका भी क्रेडिट जाता है, उसने क्विक क्रॉस लिया है, जब उसने क्विक क्रॉस लिया और टैकर ने भी फौरी, रामोस का ये दूसरा गोल था, उसने भी कैपिटलाइज किया, तो इतना डिफेंस को या कीपर को टाइम ही नहीं मिला कि वो एडजस्ट करके इस बॉल को रोक सके। उसके बाद चौथे गोल की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं रैप अप करें तमाम चीज़ों को, वो भी क्योंकि अगले मैचेस को भी डिस्कस करना, तो नेक्स्ट गोल भी दिखाइए। पोर्चुगल हैव प्लेड अ वेरी गुड गेम। इस गोल में की जो खूबसूरती है, इस गोल में आप देखें जो रन बनाए हैं रैमोस ने बनाए हैं, उस टाइम रैमोस के 2 गोल हो चुके थे एंड ही वाज ऑन अ हैट्रिक। इस सूरत हाल में एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में हैट्रिक करना, लेकिन उसने अनसेल्फिशली खेला और गुरेरो को पास दिया। दैट वाज वेरी, इससे शो होता है कि उस बंदे में टीम स्पिरिट है, अनसेल्फिश है, और उसने दूसरे अपने टीममेट को गोल स्कोरिंग का मौका दिया, और उस गोल के बाद तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रह गई स्विट्जरलैंड के पास मैच में वापस आने। बिल्कुल ठीक है। वैसे एक चीज़ हमने जो हमेशा डिस्कशन की, बड़ी टीम और जो सेकंड टीयर की टीम बोलना चाहिए, डिफरेंस जो नज़र आया ना, अच्छी टीम जो ज़्यादा स्ट्राइक करती है वो ज़्यादा मैक्सिमम गोल के करीब जाके करती है। जितनी भी आप देखें जो टीम है अभी, जैसे इस मैच की एग्जांपल है तो 15 उनकी शॉट एंड गोल है, उनकी 10 हैं। ये तमाम टीम बहुत डिस्टेंस से ट्राई करती हैं, जो शायद वो पैनिक हो जाती हैं, शायद हमें आगे जाने नहीं देते वो डिफेंडर, तो वो क्या करते हैं दूर से अटैम्प्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी शॉट के अंदर वो पार नहीं होती, वो स्किल लेवल कम हो जाता है, वो वेस्ट हो जाती है शॉट। मेरा ख्याल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है फुटबॉल के अंदर कि कितना क्लोज आप जा रहे हो, और प्लेयर समझता है कि अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि आई कैन कन्वर्ट द गोल एज वेल। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है।
अब ये वाला मैच था, इस टाइम पोर्चुगल ऑलरेडी 3-0 अप थी। जब आप 3-0 अप होते हो तो दूसरी टीम अटैक करती है, जब अटैक करती है तो उनके डिफेंडर या मिडफील्डर आगे आए होते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपके पास काउंटर के लिए अपॉर्चुनिटी निकल आती है। इस गोल में भी, चौथे गोल में भी ये काउंटर अटैक पे गोल था। वेरस बाज़-औक़ात अगली टीम ने एक, जिस तरह हम इंग्लिश में बड़ा यूज़ करते हैं, पार्क द बस, पूरी टीम आके इन्होंने गोल के आगे खड़ी कर दिया। उस सूरत हाल में आप मजबूर होते हो कि आपको दूर से चांसेस लेने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पॉइंट ऐड करना चाहें फिर हम 5वें गोल की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, बात से बेस आई वुड सेकंड इजहार कि ऐसे ही होता है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना हाई लाइन के साथ, जब क्योंकि जो अटैकिंग टीम होती है वो दे गो फॉरवर्ड, प्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ स्पेस गोलकीपर के सामने। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपनी पास जो है वो ज़रा हाई लाइन को जो है वो ऑफ साइड को बीट करें और कोई इंसाइसिव पास आए तो इट्स वेरी इजी टू गेट वन और इन्होंने बड़ा खूबसूरत ब्लेंड दिया। इन्होंने लॉन्ग पास भी दिए, वो अब जैसे स्कूप कहना चाहिए, लूपी किस्म का, और ग्राउंड पासेस भी दे के इन्होंने गोल की कन्वर्जन की। तो मेरा ख्याल है पूरा एक आपको कॉम्बो नज़र आता है, एक ब्लेंड नज़र आता है एक खूबसूरत फुटबॉल का इस मैच के अंदर। हर तरह का गोल था। हाँ। पहला गोल था, उसने विंग से ग्राउंड पास दिया जिसको उसने टर्न करके गोल किया। दूसरा गोल कॉर्नर पे एक क्रॉस आया, उस पे उन्होंने गोल किया। तीसरा गोल भी राइट से एक लो किस्म का क्रॉस आया, उस पे गोल किया। चौथा गोल काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में उसने थ्रू बॉल निकाली जिस पे गोल हुआ। जी। और पांचवा गोल भी एक किस्म का थ्रू बॉल के उसने चिप किया। हर तरह का गोल इन्होंने किया है और सारे टीम गोल्स, ऐसे गोल्स जिसमें पूरी टीम इन्वॉल्व। इट शोज द क्लिनिकलिटी ऑफ हिज फिनिशिंग। और मेरा ख्याल है जिस तरह खूबसूरत इन्होंने हैट्रिक की, ये नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड के अलावा जो स्पीड, जो अवेयरनेस, गेम की अवेयरनेस बहुत मैटर करती है। जो था मुझे लगता है फ्यूचर स्टार इसे कहना चाहिए। इसका हर गोल मुख्तलिफ तरह का था जी। पहला गोल उसने टर्न करके लेफ्ट फुट से कॉर्नर में प्लेस किया। दूसरा गोल उसने राइट फुट से, एक पोर्चर राइट से क्रॉस आया लो किस्म का, उस पे पोर्चर इंस्टिंक्ट था। तीसरा गोल इसने गोलकीपर के ऊपर से चिप करके निकाला। और उसके अलावा इसने एक असिस्ट भी निकाली गरेरा के लिए। तो ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। इस वर्ल्ड कप में हमें कई सुपरस्टार ऐसे नजर आ रहे हैं जो इन फ्यूचर स्टार इन मेकिंग वाली हम बात करते हैं। वो ऑलरेडी थे बट वो अपने आप को मार्क कर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप के अंदर वो मार्क छोड़ रहे हैं कि वी आर हियर फॉर द। बट मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन एडवाइस करूँगा क्योंकि ये प्रेशर बिल्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। अभी इसका पहला मैच है, इसने 10 नवंबर को या उससे कुछ अर्से पहले इसने अपना सीनियर टीम का डेब्यू किया रैमोस ने। सो ही इज़ जस्ट अ न्यू प्लेयर। और अभी से ही इंग्लिश मीडिया जो है वो ही दे आर टाउटिंग हिम कि भाई ये बहुत ही बड़ा स्टार हो जाएगा। अब किस बेनिफिका से कौन किस बड़े क्लब में जा रहा है। तो मैंने कहीं पे ट्वीट पढ़ रहा था कि उसने कहा था कि भाई अभी वही इंग्लिश मीडिया ने इसके साथ करना है जो जेडन सैंचो के साथ किया है कि उसके 4 अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के उसको हाइप करके फिर उसके बाद वो बेचारा प्रेशर में आ जाते थे। इट इज़ वेरी इंटेंस दिस प्रेशर टू परफॉर्म। एंड अगर उसने इस बड़े ओकेजन के ऊपर जो है वो 3 गोल्स किए हैं तो फिर should give him the benefit कि यार good job, let's keep बिल्कुल ऐसे ही। शरियार ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। ये काफ़ी स्टार्स जो हैं आजकल वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, इनके लिए दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू शो टू बिग क्लब्स कि वी आर गुड प्लेयर्स एंड वी कैन परफॉर्म फॉर बिग टीम्स एट बिग लेवल। तो जो यूरोपियन लीग्स के बड़े बड़े क्लब्स के स्काउट्स होंगे वो बड़ा गौर से इन मैचेस को देख रहे होंगे और ऐसे प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर रहे होंगे जो उनके अपनी टीम्स में वीकनेसेस है। कोई किसी टीम को डिफेंडर चाहिए, किसी टीम को मिडफील्डर चाहिए, वो देख रहे होंगे ऐसा कौन सा प्लेयर है जो हमारी टीम में फिट करके हमारे क्लब के लिए अच्छा खेल सकता है, उसका कॉम्बिनेशन बना सकता है। और अगर हम पुर्तगाल की बात करें और रोनाल्डो का जिक्र ना करें तो मेरा ख्याल है बात मुकम्मल नहीं होती। रोनाल्डो ने भी एक गोल किया बट ऑफसाइड हो गए वो, और लेटर ऑन उनको इंट्रोड्यूस किया गया। जिस तरह की एनर्जी लेवल उनकी होती है रोनाल्डो की, उस तरह की नहीं थी। शायद वो भी इसको उनको बिठाना भी शायद एक नेचुरली बात है। एक सुपरस्टार प्लेयर हो, कैप्टन हो, उसको बाहर बिठाया जा रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, कहीं मोराल नीचे जाता है, तो शायद वो उनके चेहरे पे नज़र भी आ रहा है। डेफिनेटली रोनाल्डो जैसा अल्ट्रा कम्पिटिटिव प्लेयर जो मेरा ख्याल है 18 साल की उम्र से टॉप टीम्स के लिए खेल रहा है और हमेशा स्टार्ट करे और हमेशा स्टार प्लेयर है, उसके लिए बेंच करना दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर हिम टू टेक। तो वो डिसअपॉइंट तो हुआ होगा, लेकिन डेफिनेटली टीम मैटर्स मोर देन एनी इंडिविजुअल प्लेयर। और कोच का अगर हम पोस्ट एनालिसिस करें तो बिल्कुल ठीक फैसला था कि उसने उसको बेंच किया। रिजल्ट तो बता रहा है कि बिल्कुल दैट वाज राइट डिसीजन। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नेक्स्ट मैच में इसको खिलाते हैं कि नहीं ये भी देखते हैं। अच्छा जी, हम 6 गोल और आपको फिर स्विट्जरलैंड का भी गोल दिखाते हैं, फिर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। ये राफेल लिया हुआ है, ये एसी मिलान से खेलता है और इसने भी ब्रिलियंटली जो है वो विंग से लेके आया है, कट बैक किया है एंड दे वर जस्ट टॉइंग विद स्विट्जरलैंड एट दैट पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि दे वर जस्ट टॉइंग एंड प्लेइंग विद देम और कीपर हैज नो चांस अगेन। और ये इससे पहले
सिर्फ एक दफ़ा राउंड ऑफ 16 के बाद या नॉकआउट स्टेज वर्ल्ड कप में 6 या 6 से ज़्यादा गोल हुए हैं। जो पहले एक दफ़ा हुए हैं वो 2014 में जर्मनी ने ब्राज़ील को 7-1 हराया था, जो कि बहुत बड़ा उस टाइम अपसेट था कि ब्राज़ील को उनके होम में जर्मनी ने 7-1 हरा दिया था। बिल्कुल ऐसे ही। स्विट्जरलैंड का भी गोल देखते हैं हम, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड हार चुका था, 6-0 हो चुके थे, उनके पास कुछ ऐसी होप लाइव नहीं थी, तो ऑब्वियसली दे वर जस्ट ट्राइंग टू एनीथिंग। तो एक उनका एक ये गोल देखिए, ये भी क्रॉस पे उनको मिला, और मेरा ख्याल है वो उनका टीम ने बेशक एंड पे दिखाया, लेकिन ये जब 4 गोल हो गए थे पोर्चुगल ने, तब उन्होंने इस टाइम किया था। बिल्कुल। असल में बाज़ औक़ात जब आप इतनी ज्यादा डोमिनेंस में आ जाते हो, आपकी टीम इतना ज्यादा लीड करी हो, तो नेचुरली इतनी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। इस अगर हम जरा क्रिटिकली एनालिसिस करें इस मैच का, द मिस्टेक दैट स्विट्जरलैंड मेड वाज कि उन्होंने अपना इस बिलेटेड स्टेज पे अपना सिस्टम चेंज किया। पहले वो 4 एट द बैक खिलाते थे, इस मैच में उन्होंने 3 एट द बैक खिलाया। इस वजह से, और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन फैसला था कि आप जब आपकी एक टीम सेटल्ड लाइनअप है और आप इस बिलेटेड स्टेज पे आप इतनी बड़ी चेंज कर रहे हो, और पोर्चुगल टीम जैसी टीम के खिलाफ जिनके पास इतने ज़बरदस्त अटैकिंग प्लेयर्स हैं जी, और ये बड़ा हैरानकुन फैसला था जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ और वो मैच में संभल नहीं सके। वो तो ऑब्वियसली फिर नज़र भी आया। आगे बढ़ते हैं जी, दूसरा मैच ब्राज़ील वर्सेस साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने अच्छी फुटबॉल खेली ओवरऑल देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में, और बड़ा अच्छा उन्होंने एक पीक भी पकड़ रहे थे, बट क्लियर डिफरेंस नज़र आया कि ब्राज़ील एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस के साथ सामने आया और उन्होंने बताया कि वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और उस तरह की जिस तरह की उन्होंने क्लिनिकल परफॉर्मेंस, जिस तरह पोर्चुगल की बात की, उन्होंने भी बड़ा ईजीली मैच को जीता। कैसे देखते हैं 4-1 से जीतना? क्या वो यही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपको लगता था कहीं तगड़ा मुकाबला हो सकता है? देखें, अगर हम मैच का शुरू देखें, कोरिया ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था, पॉजिटिव फुटबॉल खेली थी। इट लुक लाइक दे आर हियर टू प्ले फुटबॉल। वो बस पार्क करके सारे अपने प्लेयर्स पीछे खड़े करके ब्राजील को रोकने नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसा हुआ कि 7वें मिनट में ही कि ऐसी मूव बनाएगी ब्राजील ने जिसमें इतनी आउट क्लास किस्म की पासिंग, ड्रिबल और फिनिश था विनिसियस जूनियर का, इतना प्यारा फिनिश उसने कैसे चिप किया, और उसके फौरी बाद हम टीम से कहते हैं साथ साथ हमें काइंडली स्क्रीन पे गोल। 7वें मिनट में उन्हें गोल पड़ गया। फिर 10वें मिनट में एक उन्हें ऐसी पेनल्टी मिल गई जो कि थोड़ी सी एक किस्म के अनलकी रहे। वो रिचार्लिसन ने पीछे से आगे बॉल विन की और डिफेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि वो पीछे से आ रहा है, उसने उसको क्लियर करने की। जब आप ब्राजील जैसी टीम के 10वें मिनट में नीचे लग जाते हो, उसके बाद कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। वो अटैक ही करते हैं, फिर उनके पास सेकंड ऑप्शन तो देते नहीं है। देखें, एनी अदर प्लेयर हु इज नॉट ऑफ विनिशियस क्वालिटी ना, वो देखेगा मेरे पास ओपन स्पेस है, सारे के सारे लोग उधर हैं, जो ही मेरे पास बॉल आनी है तो ही इज गोना हिट, बट ही टुक द टाइम, let everybody come to this side and scored on that side. Exactly. That just goes to show. और अब देखिए वो कितना कूल एंड कंपोज, आप इतना बड़ा मैच हो और आपके ऊपर प्रेशर ऑब्वियसली होता है। आप कई देखें, अब टेंडेंसी क्या नेचुरली इंस्टिंक्टली क्या होता है कि आप अटैक जल्दी करने की कोशिश करते हो। बड़े प्लेयर्स की आप एक और देखेंगे चीज़, वो हमेशा कूल एज लाइक कंबर रहते हो, कोई उनको टेंशन नहीं है। और जिस तरह इन्होंने आपने कहा कि इजहार ने वो बड़े इजीली उन्होंने कंफर्टेबल गोल किया। एंड ये चीज़ हमें इस मैच के अंदर जो डिफाइनिंग फीचर था इस मैच का मेरे लिहाज से, वो ये था कि जितने कामनेस और जितनी कूलनेस के साथ ब्राज़ील ने ये मैच खेला है, इस तरह का पिछले 3 मैचेस में नहीं खेला। बिल्कुल ऐसे ही। आज उनका वो मैच, उस दिन उनका वो मैच था जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कि वो वाकई एक्चुअली में फुटबॉल ये कंटेंडर्स के साथ आए हैं, कि एज कंटेंडर्स आए हैं। बिकॉज इससे पिछले भी जो कुछ मैचेस थे वो भी उन्होंने अब देखें, इवन जब 2-0 डाउन थे कोरिया, तब भी वो कोशिश कर रहे थे मैच में वापस आने की। लेकिन ब्राजील वर ऑन अनदर लेवल इन दिस मैच, दे वर टू डोमिनेंट। और आप ऐसा आपने देखा, जब भी ब्राजील की थे वो कॉर्नर में जाके अपना डांस करना शुरू हो जाते थे ऐसे जैसे वो उनका जो सांबा एक फुटबॉलिंग स्टाइल भी ऐसा है कि इक्वेटेड, दे कंपेयर देयर फुटबॉल विद डांसिंग, और ऐसी उनमें वो ट्रिक्स करते हैं, डॉजेस करते हैं, पासेस करते हैं। दे ऑलवेज, वो नेमार जो है वो कीपर को गेस करवाता है। हाँ। और लेकिन इट्स वन ऑफ द स्लोएस्ट पेनल्टीज जो उसने लगाई है। एंड देखें बस बिल्कुल ऐसा ही है इसमें। अच्छा, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका किसी भी प्लेयर का इंडिविजुअल का अगर देखते हैं ना कि वो अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या कर रहा है। और जैसे अभी हम आगे मोरक्को वाले मैच की और पेनल्टी की बात करेंगे, स्पेन कितना राउंड है, बट वो पेनल्टी के ऊपर जाके पैनिक करके ये देखें कितना कूल फिनिश किया। किसी जगह पे आपको एक्सप्रेशन में लगेगा नहीं कि जो आपका अटैकर है वो रश कर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि बड़ी रिलैक्स गेम खेली, और उन्होंने बताया
कि हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला, ये देखे जैसे कंप्यूटराइज दिस वाज अ रियल टीम गोल और ये दिखा रहा था कि वो कितनी ईज के साथ खेल रहे हैं। इन्होंने 4 पासेस किए एंड आई डोंट थिंक साउथ कोरिया के जो प्लेयर्स हैं दे मूव्ड मे बी 1 foot here or there and that is how quick it was and it's a very great goal। जब अच्छे प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनकी आपस में एक किस्म की टेलीपैथिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो एक दूसरे को पास करते हैं, उसको पता होता है कि अगला इंस्टिंक्टिवली पता होता है कि अगले ने रन किस तरफ बनाना है, तो वो स्पेस में बॉल डालते हैं, उधर नहीं बॉल डालते जहाँ वो खड़ा होता है, वो एंटिसिपेट करते हैं अगला बंदा किधर रन बनाएगा। इस गोल में भी ऐसा हुआ। और एक और चीज़ जो अच्छे प्लेयर्स की खूबी होते हैं कि उनकी मेंटल एक्विटी बहुत तेज़ होती है, मेंटली बहुत शार्प होते हैं, वो विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो डिसीजन मेकिंग इतनी तेज़ कर लेते हैं कि वो अगले ओपोनेंट्स को उस पर बीट कर देते हैं इस गोल में। और उनके पास इस तरह की सिचुएशन में 2-3 ऑप्शंस होती हैं, ये लेफ्ट से भी हिट कर सकता था, थ्रू द लेग्स भी खेल सकता था, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो रिएक्ट करते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं। और खास तौर पे जितना ज़्यादा आप खेलते हो उतने एज ए टीम आप जेलिन होते हो, वो आपका आपस में खेलने से क्विटनेस ऑब्वियसली फिर ज़्यादा बढ़ती है और फिर आप उतना अच्छा प्लान को एग्जीक्यूट करते हो। नेक्स्ट गोल की तरफ देखते हैं जी, बढ़ते हैं। उसके बाद एक कोरिया ने गोल किया, उस पर भी आपका एडवाइस देते हैं। अब ये देखें ये गोल करके जब ये साइड पे कॉर्नर फ्लैग की तरफ गया, वहाँ जाके डांस करना शुरू हो गया, और जैसे ये ही इज हियर ऑन अ पार्टी, इस तरह का ब्राजील का एटीट्यूड था। देखिए ना, इन ब्राजील के हर गोल में आपको नजर आ रहा है कि फिनिश जो है वो बड़ा स्लो, बड़ा कैलकुलेटेड एंड कूल था, कामनेस के साथ किया गया, किसी भी जगह पे रश नजर नहीं आ रहा। ये भी विनीसियस जूनियर को क्रेडिट जाता है यहाँ पे, ही स्टिल हैड द कामनेस टू, वो लेफ्ट विंग से लेके आया है और वहाँ पे सारे के सारे जो उनके डिफेंडर्स हैं और अटैकर्स हैं, दे केम टुवर्ड्स द गोल एक्सपेक्टिंग एक लो क्रॉस, जिस तरह का नॉर्मली आप देखते हैं, बट ही हैड द कामनेस टू सी पैकेटा कमिंग फ्रॉम द बैक, और उसने सबके ऊपर से चेक की और इट वाज अ वेरी गुड वॉली एज वेल। यस एब्सोल्युटली। और अगर आप 36वें मिनट में ही अगली टीम को 4-0 तक ले जाते हो, उसके बाद अगली टीम के पास क्या रह जाता है, कैसे वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक फ्रॉम। फिर वो इसी तरह कोरिया का गोल भी देख लेते हैं, आखिर में उन्होंने फिर कोशिश की कि चले कुछ ना कुछ मॉरल हमने भी कोई एक गोल किया। मेरे ख्याल में तो ब्राजील ने सेकंड हाफ में तरस खा लिया कि यार बहुत हो गया यार, और इस टाइम तक ब्राजील दे हैड ऑलरेडी, कितनी दूर से उसने बस एक जिसे कहते हैं पैनिक हो गई कि है वो, लकीली सबको बीट करते हुए निकल गई, उसमें कोई ऐसा वो हमें ज्यादा एंगरनेस एग्रेशन ज्यादा नजर आया शॉट के अंदर। आप देखेंगे बहुत अच्छा गोल था, लेकिन अनलकीली एक ऐसे मैच में इसने किया है जिसकी कोई इतनी रेलेवेंस नहीं होगी। अगर आप देखें ना तो इसमें एग्रेशन ज्यादा नजर आएगा, एंगरनेस ज्यादा नजर आएगा, दूर से उसने हिट किया। चलें, आई थिंक साउथ कोरिया के लिए समथिंग टू स्माइल अबाउट। यस, एक अच्छा गोल हुआ है, समथिंग टू स्माइल अबाउट, बिकॉज यहाँ पे हमने अभी 2 मैचेस की बात की है ना जहाँ पे टोटल डोमिनेशन हुई है बाय द डोमिनेंट टीम। हमें यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि they all came here to perform very well. True. And जिस तरीके से साउथ कोरिया ने प्रोग्रेस की थी पोर्चुगल को एंड पे 2-1 हरा के, वो भी हमें याद होना चाहिए कि उस टाइम पे भी उनके क्या इमोशंस थे। तो अगर आपकी इस तरीके से डिफीट हो ना, जब आप डोमिनेट हो, तो इट्स वेरी डीमोरलाइजिंग फॉर द प्लेयर्स एज वेल, जो उस टाइम पे वर्ल्ड कप खेलने आए हैं और वो इतना अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के बाय द स्किन ऑफ हेयर जो है वो प्रोग्रेस की है। इस मैच में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक हुई, 80वें मिनट में ब्राजील ने जो उनका थर्ड चॉइस गोलकीपर है वेवरटन, उसको मौका दिया। अब एलिसन को रिप्लेस किया, एलिसन जो उनके फ्रंट, और ये बड़ा रेयर होता है कि आप फुटबॉल मैच में गोलकीपर को रिप्लेस करें। और इस वर्ल्ड कप में ब्राजील अपने 26 के 26 प्लेयर्स को मौका दे चुके हैं। क्या बात ये। और उस टाइम पे, इस टाइम तक सेकंड हाफ में 60वें 70वें मिनट तक ब्राजील दे वर थिंकिंग अबाउट क्वार्टर फाइनल्स, वो अपने प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, ताकि अगले मैच में ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो और ज़्यादा प्लस इंजरी का भी आपको पता देयर इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब बढ़ते हैं जी वर्ल्ड कप के सबसे बेस्ट मैच की तरफ। मेरा तो अभी तक का वर्ल्ड कप का फेवरेट भी कहना चाहिए, बेस्ट भी कहना चाहिए, शायद इससे हमें कहीं ना कहीं अपनी एसोसिएशन भी मिलती है इस्लामिक कंट्री, मोरक्को वर्सेस स्पेन। क्या खूबसूरत मैच हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा था कौन जीतेगा। स्पेन ने कुछ बड़े अच्छे चांसेस मिस भी किए, जिसे कहना चाहिए कि शायद समहाउ अनलकी भी रहे, बट उसमें मोरक्को को देखे तो उन्होंने भी बड़ी इक्वली गुड, जिसे कहना चाहिए पैरेलल अच्छी फुटबॉल खेली। बट जब बात पेनल्टी पे आई और पेनल्टी के ऊपर फिर 3-0 करना और उनके कीपर को जितनी दाद दी जाए वो कम है।
क्या खूबसूरत उसने सेव की सारी, कैसे देखते हैं मैच? देखिए ये एक ऐसा मैच है इस मैच के बारे में साल साल गुफ्तगू होती रहेगी। ऐसे ही है। और अगर इस मैच में बात करना चाहें तो उसके लिए एक अलहदा स्पोर्ट्स ऑन का शो होना चाहिए। नहीं कर लेंगे हम बिल्कुल। ये इतना ज़बरदस्त मैच था, इतना जी। ज़बरदस्त, इतना नर्व रैकिंग, नेल बाइटिंग, टेंस किस्म का मैच था। और क्रेडिट जाता है मोरक्को को, उन्होंने वाहिद, आप देखें कि जो क्वार्टर फाइनल में जिन टीम ने क्वालिफाई किया या तो वो यूरोप से हैं जी। या वो साउथ अमेरिका से हैं, सिर्फ मोरक्को वाहिद टीम रह गई है जो कि इन दोनों कॉन्टिनेंट से बाहर है। बिल्कुल ऐसे और ही है। मोरक्को वाहिद इस्लामी कंट्री रह गई है yes। जो क्वार्टर फाइनल में है। और ये अभी तक अफ्रीका की चौथी टीम है जिसने क्वालिफाई की है क्वार्टर फाइनल की, और मोरक्को ने सब तारीख में सबसे पहली दफ़ा क्वालिफाई किया है क्वार्टर फाइनल के लिए। बिल्कुल ऐसे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनके प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है। और ऐसा नहीं है कि दे डिड नॉट डिजर्व इट, दे थॉरली डिजर्व्ड इट। स्पेन ने बेशक पोजीशन डोमिनेट की। अब स्टैटिस्टिक्स देखें, स्पेन ने इस मैच में 926 पासेस बनाए और मोरक्को ने 216 पासेस किए। मतलब 710 पासेस का फर्क था। लेकिन यार ऐसे पासेस का क्या फायदा अगर आप फाइनल थर्ड में कोई चांस ही नहीं क्रिएट कर रहे। मतलब आप अगर साइडवेज और बैकवर्ड्स पासेस करो उसका कोई फायदा नहीं। आपको फाइनल थर्ड में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कोई स्पार्क होनी चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए। वो हमें स्पेन से नजर नहीं आया। ऐसे ही है जी। आप कुछ ऐड करना चाहें बिफोर फिर हम पेनल्टीज की तरफ रश करते हैं, फिर वो देखते हैं सारे। यहाँ पे जस्ट गोइंग थ्रू द मैच जस्ट अ बिट, शुरू में सबसे पहला चांस जो है, पहले 15 मिनट मोरक्को केम आउट रियली वेल एंड दे हैड द फर्स्ट चांस। और उसके बाद एक गोल उनका जो है वो वैसे ऑफसाइड हो गया, बट स्पेन वाज सबसे क्लोजेस्ट हो रही हैं पहले 10-15 मिनट के बाद। और उसके बाद स्पेन केम द क्लोजेस्ट इन द 90+5 मिनट पे, जो उनका क्लोजेस्ट चांस था जब एक जो फ्री किक हुई और वो कहीं भी जा सकती थी। एंड उससे भी क्लोज हुआ है 120 मिनट 120 मिनट तो क्रॉस बार को टच करता हुआ निकल गया। और मोरक्को सबसे क्लोज आया स्कोरिंग का गोल करने पे 103 मिनट के ऊपर। तो आप देखेंगे कितना केजी मैच हुआ, कितना ग्रिटी मैच हुआ, क्योंकि बोथ ऑफ देम वर ट्राइंग टू विन। और मैं 70th और 85th मिनट के ऊपर भी देख रहा था कि मोरक्को वाज स्टिल ट्राइंग टू अटैक। एंड आई थिंक उसकी वजह से दे वर 85th 87th मिनट के ऊपर वो सिर्फ डिफेंडिंग नहीं कर रहे थे, बिकॉज यू वुड एक्सपेक्ट कि चलो भाई हम पेनल्टीज पे करते हैं। उनको चांस मिला, दे केम आउट, एंड दैट वाज दैट डिटर्मिनेशन एंड दैट लाइक ड्राइव टू स्टिल विन द मैच, दैट कॉन्फिडेंस आई थिंक ने उनको मैच जिताया है। और पेनल्टीज भी उनको जिताई हैं बिकॉज दे वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इवन इन द 90th मिनट। बिल्कुल ऐसा ही है। चले हम बात करते हैं इनके गोलकीपर की। नहीं, गोलकीपर की मैं बात प्लेंटी भी दिखाएंगे और बात भी करेंगे। अभी छोटा सा कमर्शियल, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे मोरक्को वर्सेस स्पेन मैच की। अब मेरा ख्याल है डायरेक्टली चलते हैं हाइलाइट्स की तरफ, प्लेंटी स्ट्रोक देखते हैं और प्लस आपका फिर उस पर ओपिनियन लेते हैं जी, और उस पर बताते जाइए क्या स्पेन का कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा पेनल्टीज का। ये रशिया से भी आ रहे थे 2018 में पेनल्टीज पे, और पहले साउथ कोरिया से भी वर्ल्ड कप। साथ साथ आप इस पे भी जरा तबसरा करते जाएं कितनी। तो मोरक्को ने जो पेनल्टीज ली हैं उन्होंने बड़ी, एक तो दे मेड द कीपर गो रॉन्ग वे, दूसरा उन्होंने जो पेनल्टीज ली हैं बड़ा साइड पे और कूल और कामली ली हैं। जो ये देखिए, अब ये पेनल्टी इसने जियाश ने सेंटर ऑफ गोल की है उसने, मतलब दोनों साइडों पे अगर कहीं भी जाता तो सेफ ही रहे जी ऐसे ही। और इवन जो आखिरी हकीमी की जो पेनल्टी थी जो भी हम देखेंगे, उस पे भी उसने गोलकीपर को बड़ा एंड पे उसने सेंटर के अंदर खेल लिया ताकि अगर और प्रेडिक्ट किया है गोलकीपर किस तरफ जा रहा है उस हिसाब से उसने दूसरी तरफ गोल पेनल्टी किया। मेरा स्पेन के जो बैक ऑफ द हेड यही था कि जो हमेशा ये मिस भी होगी, इस पे थोड़ा सा एक होप अलाइव हुई उनकी स्पेन वालों की कि शायद अगर हम एक और रोक लें। उस टाइम पे तक यही था कि, बट उसके बाद हकीमी आ गया और उसने फिर इसमें क्रेडिट जाता है इनके कीपर को। वजह ये है कि जो इनका कीपर है बोनू, ये स्पेनिश क्लब सेविया से खेलता है, तो नेचुरली इसको स्पेनिश प्लेयर्स के बारे में काफी पता था और उसने वर्किंग भी की हुई थी कौन सा प्लेयर किस तरह की पेनल्टी लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो माइनर डिटेल्स होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं इस तरह की सिचुएशंस में। बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट पेनल्टी भी देखते हैं और आप इसमें प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते जाइए। ये देखिए लास्ट पेनल्टी जिसपे वो मैच जीते फिर। एंड दिस जस्ट गोस टू शो द कामनेस एंड द कॉन्फिडेंस विद व्हिच मोरक्को वाज प्लेइंग। हकीमी बहुत ही वैसे ही कॉन्फिडेंट और अच्छा प्लेयर है, बट ये करना बड़ा आसान काम नहीं है। ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रेशर, इतना बड़ी 1 लाख के करीब अगर आपके
विवर और देख ये रहे हैं और पूरी ऑडेशियस चिप दुनिया में। करना, ऑडेशियस यार चिप आप करना इवन स्लो। सेकंड हाफ में देखें एक्स्ट्रा टाइम के जी, जी, जी। स्पेन डरे थे पेनल्टी से, उनके अंदर एक अर्जेंसी थी यार किसी तरह पेनल्टी तक ना जाना पड़े, पेनल्टी तक ना जाना पड़े, बिल्कुल और ऐसे ही इसकी वजह ये कि इनका जो हिस्ट्री रही है और बैकग्राउंड रही है वो भी ऐसे ही था, वो बिल्कुल। इतना उसके इनके मेंटली इनको ये ट्रबल कर रहा था, ऐसे ही और बिल्कुल। मोरक्को ने इस चीज पे कैपिटलाइज किया। जरा हम बात कर लेते हैं मोरक्को के कीपर की भी, मनो की भी, जिस तरह खूबसूरत उसने 3 गोल सेव किए वो भी दिखाते हैं आपको, और साथ उसमें बताइए कि उसने किस तरह खूबसूरत जज किया हर पेनल्टी को। नॉर्मली जिस तरह जैसे पहला देखा ये तो खैर क्रॉस बार को लग गई, लेकिन इसने लेकिन फिर भी इसमें सही भी उसी guess डायरेक्शन में किया गया, था। उसका गैस ठीक था बिल्कुल। जी जी जी, और ये बड़ा फेमस वही था बात है कि पेनल्टी के सेविया लिए। से खेलते और वो हैं। बता रहे थे कि ये स्पेशली उन्होंने पेनल्टी के लिए ही इसको सब्स्टिट्यूट करके लाए इस player को। मैं ये एक जगह पे पढ़ रहा था कि लुइस एनरिके से मैच से पहले बात हुई तो उसने कहा कि हम पेनल्टीज के लिए अपना होमवर्क करके आए और हमने 1000 पेनल्टीज ली हैं। ऐसे ही है, तो ऐसे ही। उसका लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ उन्हें। बिल्कुल ऐसे दूसरी पेनल्टी भी देखते हैं, आप देखेंगे कि उसमें भी कीपर ने कितना अच्छा रीड असल में किया। ये पहला जो स्पेन का पहला पेनल्टी टेकर था और दूसरा, ये दोनों दे हैड कम ऑफ बेंच। मेरे ख्याल में ये कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि अगर आप किसी प्लेयर को पेनल्टी लेने के लिए यार उस पे आप एडेड प्रेशर डाल रहे हो इस तरह के मैच में। उनका अप्रोच शायद यही थी कि इनको फ्रेश रखा जाए और सिर्फ पेनल्टी के लिए यूज किया जाए। एंड आई थिंक देखें कि जो स्कोरर है या जो पेनल्टी टेकर है उसकी भी कोशिश होनी चाहिए एग्जैक्टली कॉर्नर ऑफ द नेट। यस, गोल अगर वो कीपर उस साइड पे आए भी तो आपके पास मार्जिन हो। आप ऊपर टॉप कॉर्नर पे करो, ये बॉटम कॉर्नर पे, लेकिन बिल्कुल कॉर्नर पे करो। दैट वाज नॉट। और मेरा ख्याल है जो बहुत बड़े इसमें प्लेयर कहना चाहिए, जो बहुत श्योर होते हैं कि हम अपनी पूरी बॉडी से इसको बीट कर देंगे, बॉडी डॉच जिसे बोला जाता है, वो फिर बड़ा जैसे कूल जिसे कहना चाहिए स्लो लगाते हैं। या फिर नहीं मारा है इतनी स्लो। थर्ड भी देखते हैं जी, इसमें भी कीपर ने बड़ा खूबसूरत रीड किया। जैसे आप ये देखिए, उसने पहले शो किया मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, बट वो उसकी आए उसके पाँव की तरफ थी शायद, और बड़ा खूबसूरत उसने किया। इधर उनके कोच के बुरे ने नेमर वाली कोशिश की लेकिन वो कर नहीं सका। उसने भी एंड तक लेता गया और वेट करता रहा कि कीपर किस तरफ डाइव करेगा। जी, जी, लेकिन और इसमें इट इज ऑलवेज हु इज ब्लिंकिंग द फर्स्ट, लेकिन कीपर ने भी वेट किया, उसकी पेनल्टी का वेट किया, उस हिसाब से डाइव उसने किया। आप काफी इमोशंस भी देखे उनके कोच के, काफी ज्यादा ही वो स्फेयर किस्म के थे। लुइस एनरिके वाज डिस्ट्रॉट। हाँ, तो बार्सिलोना का पुराना कोच है तो हम तो थोड़े से फेमिलियर हैं इससे। लेकिन इट इज हार्ड फॉर एनी टीम टू लूज एंड एक कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ टीम आती है। जी जी, और आप वन ऑफ द फेवरेट कंटेंडर भी हो तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल वर्सेस मैच में। ये भी लगता था इंग्लैंड को ऑब्वियसली वाज द फेवरेट साइड, यही लगता था जीतेंगे, बट लगता था टफ मुकाबला होगा, बट इंग्लैंड ने बड़ा क्लिनिकल परफॉर्म किया और बड़ा इजीली मैच जीता। कैसे देखते? इस मैच के शुरू में ही इंग्लैंड केम एज द हाईएस्ट गोल स्कोरर उस टाइम पे। जी, उन्होंने 9 गोल्स जो है ना उन्होंने पहले ही कर दिए हुए थे, और व्हिच इज नॉट स्मॉल फीट फॉर इंग्लिश टीम्स। इंग्लिश टीम्स का एक और भी रिकॉर्ड है जो जो वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा 0-0 करने वाली अच्छी टीमों के अंदर भी सबसे ऊपर है। सो उनके लिए ये गोल स्कोर करना दैट जस्ट गोज टू शो कि इंग्लैंड किस फॉर्म के साथ ये फुटबॉल खेल रहे हैं। और इस तरह इजहार ने पहले भी कहा था कि ही हैज़ देम अप फॉर द वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। तो आई थिंक ये परफॉर्मेंसेस उसी तरह की दे रहे हैं जैसे शोर्टी के साथ ये मैच खेल रहे हैं। इनका जो नेक्स्ट मैच अभी फ्रांस के साथ होना है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जी। इस मैच के अंदर सबसे पहला चांस मिला वो सेनेगल को तीसरे चौथे मिनट में मिला। वो एक कंट्रोल नहीं कर सके मिडवे के ऊपर इंग्लैंड के प्लेयर, तो वहाँ से पोजीशन ब्रेक हुआ और फिर एक थ्रू बॉल निकली जिसको अगर ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी मुझे चांस मिल जाएगा। अगर उसको थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन उसकी सही होती, कंट्रोल होता, तो वो शायद उसको कन्वर्ट करने की मतलब चांसेस ज़्यादा थे। जो सेनेगलीज प्लेयर था उसको मैगवायर आया, ही टुक टू लॉन्ग टू मेक द शॉट, और उस टाइम पे मैगवायर आया और उसने उसको टैकल कर दिया। और उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद से इंग्लैंड वर द डोमिनेंट साइड, और जिस तरीके की क्लिनिकल परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, जिसमें जूड बेलिंगम, फिल फोडन, इजहार ने बात की थी फिल फोडन को नहीं हरा रहे, ये बहुत ही बड़ा उनको कोच को साउथगेट को अभी आपको गोल दिखाते हैं और साथ आपका ओपिनियन भी लेते हैं। इसमें इजहार साहब ये देखें कि 4 शॉट ऑन गोल है इंग्लैंड की, जिसमें से 3 उन्होंने गोल किए, और अगर इन कंपैरिजन हम देखते हैं सेनेगल के तो दे हैव ओनली 1। तो इधर से लगता है आपको क्लियर डोमिनेंस भी नज़र आती है कि इंग्लैंड ने पोजीशन तो रखी 62% प्लस, शॉट ऑन गोल भी ज़्यादा, तो एक क्लियर उनको पता था कि हमें शॉट ऑन गोल कम भी मिलेंगी तो वी आर एग्जीक्यूटिंग अवर प्लान। इसमें देखें सेनेगल भी साथ सेनेगल ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया। 30वें 35वें मिनट तक ऐसा लग रहा था कि सेनेगल गोल करेगी,
जिस तरह नेदरलैंड्स की एक से हमने देखने को मिला जी। है, उस तरह इंग्लैंड में भी खूबी है कि वो दे स्कोर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। इस मैच में देखें ये एक इंस्पायर्ड चेंज थी। जॉर्डन हेंडरसन को इन्होंने खिलाया, स्टार्ट करवाया। लिवरपूल के कैप्टन है और ये बड़े वर्सेटाइल प्लेयर हैं। जी। ये राइट मिड भी खेल लेते हैं, सेंटर मिड भी खेल लेते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल लेते हैं, डिफेंसिव मिड, इवन राइट बैक, लेफ्ट बैक, काफ़ी पोजीशंस पे खेल लेते हैं। कल ये खेल रहे थे राइट इज सेंटर मिडफील्डर और इनमें खूबी है कि ही मेक्स गुड रन्स और इन्होंने मिडफील्ड से रन बनाया और जिसको बेलिंगहम ने स्पॉट किया और बड़ा प्यारा इन्होंने फिनिश किया, बिल्कुल ऐसे ही। प्लेस एट द बॉटम ऑफ कोर्ट। और अभी दूसरा गोल भी दिखाते हैं जी, 3 गोल किए और बड़े खूबसूरत कहीं थे, उस पर भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। ये देखें हैरी केन कमाल प्लेयर। अच्छा, उसने पहले डबल डॉच किया जिससे शो किया कि शायद मैं पास दे सकता हूँ लेफ्ट फॉरवर्ड को, बट उसने खुद ही फिर देखा, बहुत प्यारा फिनिश था। ये देखिए उसने पहले थोड़ा जेस्चर शो किया कि मैं उधर कर सकता हूँ, फिर उसने खुद ही हिट किया, देखा कि कीपर आगे आ रहा है। जो अच्छे स्ट्राइकर्स होते हैं वो अपनी आईज से भी कीपर को रॉन्ग फुट कर देते हैं। यस, इशारा किसी और तरफ करते हैं और शॉट किसी और तरफ करते ऐसे ही हैं है। और इस सिचुएशन में भी हैरी केन ने ये किया। यही किया। तो इसके अंदर भी जो इनके 3 बेस्ट प्लेयर्स थे इस मैच के अंदर, वही तीनों इन्वॉल्व थे। जूड बेलिंगम, इसने मूव स्टार्ट की, फिर उसने पास दिया फोडन को और फोडन ने फर्स्ट टाइम जो है वो थ्रू कराया केन को। केन ने ये गोल करके अपना वर्ल्ड कप का जो अकाउंट है वो खोल लिया है। वो उसने पहला गोल जो है वो स्कोर कर लिया, व्हिच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर इंग्लैंड। और मेरा ख्याल है किसी भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड मोमेंट होता है कि उसका वर्ल्ड कप में वो गोल करता है और खाता उसका ओपन हो जाता है। नेक्स्ट गोल भी देखते हैं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं जी नेक्स्ट मैच की तरफ भी। जापान वर्सेस अगर हम देखें क्रोएशिया, ये भी बड़ा हमें लगता था, ये तीसरा गोल देख लें वो ये भी जूड बेलिंगम ने जो पहले किया और फिर फिल फोडन ने जो इसको साका को जो है वो थ्रू बॉल दी और साका जो है बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसने ही इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड के वो चिप करे उसको। बिल्कुल बड़ी कंप्लीट परफॉर्मेंस थी एंड दे आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स ऑफ वर्ल्ड कप एट दिस फॉर्म और मुझे तो लग रहा है फ्रांस को भी शायद हरा दें। बिल्कुल ऐसे ही है। बस क्विकली आपका पहले इस पे ले लें जापान वर्सेस क्रोएशिया। जापान बड़ी खूबसूरत फुटबॉल खेल के आया, जिस तरह उन्होंने जर्मनी को हराया था, स्पेन को हराया था, बट हमें देखने को मिला कि वो क्रोएशिया के अगेंस्ट मैच तो बहुत अच्छा खेले। आप दोनों की फेवरेट साइड भी थी, शायद सेमीफाइनल्स के लिए भी आपने बोला था, बट प्लेंटी के आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये क्रोएशिया वाज टू गुड फॉर देम। और क्रेडिट जाता है क्रोएशिया को। क्रोएशिया ने बॉल डोमिनेट की, पोजेशन डोमिनेट की और पोजेशन डोमिनेट कर करके उन्होंने जापान के प्लेयर्स को इतना थका दिया था कि बाय 90th मिनट और एक्स्ट्रा टाइम में कि उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रह गई थी। और जहां स्पेन का पेनल्टीज का रिकॉर्ड अच्छा नहीं, वहाँ क्रोएशिया का पेनल्टीज का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हाँ। ये प्रीवियस वर्ल्ड कप में इन्होंने रशिया के खिलाफ भी पेनल्टीज पे जीते थे और डेनमार्क को भी इन्होंने पेनल्टीज पे हराया था। तो उनको साइकोलॉजिकली अच्छे प्लेयर टीमों को ये जब आप एक ऐसी पोजीशन में पहले भी हो तो आपको ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एज होता है। बिल्कुल तो सही। वो एम्ब्रेस करे थे पेनल्टी स्ट्रोक्स को, वेयरएज जो स्पेन को हमने देखा देवर उनको डर लग रहा था कि यार पेनल्टीज ना हो जाए। चलें इस पे अब आगे मजीद बात करते रहेंगे। मैच कल होने जा रहा है, पहला क्वार्टर फाइनल होगा क्रोएशिया वर्सेस ब्राज़ील। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा ओबियसली, बट रैंक में काफ़ी डिफरेंस आता है। वो नंबर 1 है, वो 12वें नंबर की रैंक। कैसे देखते हैं मैच को? रैंक में तो फ़र्क है ही, लेकिन जिस तरीके की फ़ुटबॉल खेली गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप ब्राज़ील की तरफ से वर्सेस क्रोएशिया की तरफ से, आई थिंक वहाँ पे ब्राज़ील जो है वो नंबर ले जाता है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने पिछला मैच जीता है, आई थिंक ब्राज़ील जो है वो अगर प्रिडिक्शन की करें तो ब्राज़ील जीत जाएगा। क्रोएशिया जो है वो उसके पास जो उसकी डोमिनेंट चीज़ है वो उसकी मिडफील्ड है। क्रोएशिया ने उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस उसी मिडफील्ड ने नहीं दी, उनको वो डोमिनेंसी नहीं मिली। अगर वो एक मैच था सिर्फ वो डोमिनेंट हुए थे और वहाँ पे उन्होंने क्लिनिकल फिनिशिंग भी की थी, जो इस मैच में हमें नज़र नहीं आई, जो जापान वाला मैच था। तो आई थिंक इट विल बी उनके ऊपर डिपेंडेंट होगा, बट आई थिंक ब्राज़ील जीतेगा। मेरे ख्याल में भी क्रोएशिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक तो उन्होंने 120 मिनट का मैच खेला और ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, डिफरेंस नहीं है, इतना उनको गैप नहीं मिला फिटनेस रिकवर करने का, तो वो उनके प्लेयर्स थके होंगे। एक तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ब्राज़ील को, जबकि ब्राज़ील ने 60-70 मिनट में मैच अपना ख़त्म कर दिया था और बाद में वो रेस्ट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये बहुत बड़ा। और वैसे भी ब्राज़ील बहुत क्लिनिकल साइड है, बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव अटैक, डिफेंस से लेके गोलकीपर, डिफेंडर, अटैकर, मिडफील्ड, हर तरह से वो कवर्ड है। मेरा नहीं ख्याल, और मेरे ख्याल में ब्राज़ील बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली क्रोएशिया को हराएगा ये मैच। चलें, ये तो कल हम मैच देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कौन सी साइड जीती है और फिर
उस पर ओबियसली आपके एनालिसिस भी कर लेंगे मैच के बाद, और फिर जो कल परसों मैच खेला जाएगा उसके वाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम का अख्ताम होता है, इंशाल्लाह तो कल अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।